स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस भी घोषित किया और इस तरह से उन्होंने भारत के युवाओं के मध्य एक यूथ आइकॉन के रूप में स्वामी जी को रखा है। और सरकार की तरफ से जो प्रयास है बहुत सराहनीय है, लेकिन हमारी तरफ से ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने देश का जो यूथ आइकॉन है उससे जब हम खुद भी यंग हैं उस समय अच्छे से परिचित हो जाए और ये समझने की कोशिश करें कि क्यों विवेकानंद को यूथ आइकॉन घोषित किया गया, क्यों उनकी जयंती पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ऐसा विवेकानंद का क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के इतिहास में कि उन्हें इतने बड़े आदर्श के रूप में युवाओं के मध्य प्रस्तुत किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप सबने नाम सुना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अगर विवेकानंद आज जीवित होते तो मैं उनके चरणों में बैठता, क्योंकि मुझे अपने जीवन को परिवर्तित करने की सारी प्रेरणा विवेकानंद के लिटरेचर से ही प्राप्त हुई। महात्मा गांधी कहते थे कि जब मैंने विवेकानंद को पढ़ा तो मेरी देशभक्ति 10 गुना बढ़ गई। गांधी जी के समय में स्वामी विवेकानंद कुछ वर्ष जीवित थे। गांधी जी जब अफ्रीका से लौट कर आए और कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था तो उन्हें पता चला कि विवेकानंद जी यहाँ मौजूद है इस समय कलकत्ते में बेलूर मठ में। तो गांधी जी इतने भाव से युक्त हुए कि जहां वो ठहरे थे वहां से पैदल ही चलकर कई किलोमीटर दर्शन करने गए। अब ये समय कुछ ऐसा अनुकूल नहीं था कि स्वामी जी वहां थे नहीं। तो गांधी जी की मुलाकात स्वामी जी की शिष्या निवेदिता से होती है। भगिनी निवेदिता का आपने नाम सुना है? वो आयरिश वुमन थी, उनका नाम था मार्गरेट नोबल और वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, जिनको देखकर गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वो एक अग्नि शिखा की तरह थी और उनके प्रभाव से मैं सहम रहा था। और सिस्टर निवेदिता का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो अगर मुझे स्मरण रहा तो वार्ता में आपके सम्मुख में भी लाऊंगा। तो स्वामी विवेकानंद जिनसे इंस्पायर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने महान व्यक्तित्व के मालिक बने। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, 26,000 सैनिकों ने शहादत दी, तब हम आज आजाद होकर बैठे हैं। इम्फाल के पास मोरियांग एक जगह है मणिपुर में, जहां बर्मा से होते हुए, सिंगापुर बर्मा से होते हुए आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को पीछे धकेलते हुए कोहिमा और मोइरांग तक प्रवेश किया और वहां अमेरिकन बॉम्बर्स की, अमेरिकन जो बम वर्षक जहाज थे उनकी मदद से आजाद हिंद फौज को पीछे धकेला गया, लेकिन वहां 26,000 आजाद हिंद फौज के सैनिकों की शहादत और इससे कहीं ज्यादा ब्रिटिश आर्मी के सैनिक मारे गए। उसके बाद ही भारतीय सेना में जो आंतरिक क्रांति हुई, नेवल म्यूटनी हुई, अगर आपने अपने इतिहास की किताबों में पढ़ा हो 46 में, उससे निर्णय लेकर ब्रिटिशर्स ने जाने की तैयारी की, क्योंकि जिस सेना के बूते पर भारत को गुलाम बनाए हुए थे उस सेना के अंदर ही आजाद हिंद फौज की वजह से विद्रोह खड़ा हो गया। तो वह व्यक्ति विवेकानंद से इंस्पायर्ड है। अनुशीलन समिति का अगर आपने नाम सुना हो तो भारत का सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, जिससे सरदार भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक सब इंस्पायर्ड थे और कनेक्टेड थे। उसके संस्थापक थे सूर्य सेन और 1902 से 1930 तक जितने भी हिंदुस्तान में ब्लास्ट हुए, जितने भी ब्रिटिशर्स को मारा गया अधिकारियों को, वो सारा अनुशीलन समिति के लोगों ने किया, चाहे वो खुदीराम बोस हो चाहे भगत सिंह हो। और सूर्य सेन जो उसके संस्थापक थे वो विवेकानंद के साहित्य को पढ़कर ही क्रांतिकारी बने। स्वामी विवेकानंद आप जैसे ही युवा थे, उनका सबसे पसंदीदा विषय था एस्ट्रोनॉमी एंड अप्लाइड मैथ्स और गेम्स में उनकी बहुत रुचि थी। वो फुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे, हॉर्स राइडिंग के एक्सपर्ट थे और बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। राजदीप सरदेसाई जो जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा होगा इंडिया टुडे ग्रुप के हैं, उन्होंने कुछ साल पहले ये रिव्यू किया कि ईडन गार्डन पर सबसे पहले 5 विकेट लेने वाला फास्ट बॉलर नरेंद्र नाथ दत्त थे, जो कि बाद में विवेकानंद बने। उस समय टाउन क्लब और ब्रिटिश क्लब के बीच में जो मैच हुआ था उसमें विवेकानंद ने 5 विकेट लिए थे। कहने का मतलब यह है कि फुल फ्लेजेड पर्सनैलिटी। जब हम सन्यासी के रूप में देखते हैं तो हमें आज के हिसाब से हमारे मन में कई विचार आते हैं, लेकिन विवेकानंद बहुत लर्नेड युवा थे। लर्नेड के साथ साथ
एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी के मालिक थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कॉर्नवालिस स्ट्रीट पर कोलकाता में एक जिम थी, उसमें रेगुलर जाते थे। उनका शरीर सौष्ठव भी बहुत अच्छा था। वो तलवार चलाना, लाठी चलाना, स्विमिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी, इन सब चीजों का भी प्रवीण थे, पढ़ाई के साथ साथ। तो विवेकानंद इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अव्वल थे। इसके साथ ही म्यूजिक में उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने 5 साल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा। वोकल में, उनका गायन में, जैसे घरानों की भाषा में ज्वारीदार गला कहते हैं, वो उनका गला था। और वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी बहुत अच्छे थे। पखरावज, हारमोनियम, सितार, आज भी अगर आप कलकत्ते जाएंगे उनके घर पर तो आपको कानपुरे और सितार, वो सारी चीजें उनके घर में देखने को मिलेंगी। इवन उनके कक्ष में भी मिलेंगी जो बेलूर मठ में। क्लासिकल डांस का भी उन्होंने प्रशिक्षण दिया। तो इस तरह का व्यक्तित्व जब रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आया तो उसके अंदर की भावभूमि को देखकर जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की चेतना का जागरण रामकृष्ण परमहंस ने उनके भीतर किया, तो एक योग्य आधार होने से वो नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद बने, यानी कि विवेक में स्थित हुए। विवेक का मतलब क्या होता है? सही और गलत का भेद कर पाना, क्या सही है और क्या गलत। जब उन्होंने संन्यास ले लिया और पूरे देश का भ्रमण किया, कलकत्ते से लेकर कन्याकुमारी तक, स्वामी विवेकानंद कभी पैदल, कभी किसी ने टिकट किया तो ट्रेन से, इस तरह से उन्होंने 3-4 वर्ष में पूरे भारत को बहुत नजदीक से देखा, भारत की समस्याओं को समझा। और उस समय उनकी उम्र 26 साल थी और लगभग 30 साल होते होते उनका पूरा भ्रमण कन्याकुमारी में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान देश के अंदर जो भी कुप्रथाएं थी, जाति व्यवस्था थी, ये सब देखकर उनके मन में बहुत विकर्षण हुआ। आप विवेकानंद के पूरे लिटरेचर को आज एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप स्वामी विवेकानंद के सारे लेक्चर्स आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे, इंग्लिश में हैं, और उसको पढ़कर आप अपनी इंग्लिश भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल आज जितना है, आप मेजर कर लेना, उससे कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। इस दौरान स्वामी विवेकानंद की लाइफ में बहुत एनकाउंटर हुए, जब उन्होंने एक अननोन मॉन्क की तरह, उनको जब जानता नहीं था तब विश्व प्रसिद्ध नहीं हुए थे। विश्व प्रसिद्ध तो तब हुए जब वो शिकागो पहुंचे और वहां उन्होंने परचम लहराया और न्यूयॉर्क के और अमेरिका के सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर विवेकानंद छा गए। और उसकी न्यूज जब इंडियन न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई तब एकदम सेलिब्रिटी स्टेटस उन्हें मिला। लेकिन उससे पहले जब वो एक अननोन मॉन्क की तरह, एक परिव्राजक की तरह पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे, तब वे जहां भी जाते थे तो कभी उनका आतिथ्य रंग करते थे, कभी राजा करते थे। तो ऐसा ही इंसिडेंट है, आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, स्वामी जी पर जो फिल्म बनी है, कि अलवर के राजा थे मंगल सिंह। जब उन्होंने विवेकानंद को अपने आतिथ्य पर आमंत्रित किया, एक अननोन मॉन्क को, उनको खबर मिली कि कोई सन्यासी ठहरे हैं अलवर में और बहुत विद्वान हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, शहर के सभी गणमान्य लोग उनके पास जा रहे हैं, तो उन्होंने भी मिलने की इच्छा प्रकट की। तो जब स्वामी जी वहां पहुंचे तो वो महाराज मूर्ति पूजा के विरोधी थे और नास्तिक भी थे। तो स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, ये पत्थर की मूर्ति भगवती है, ये मैं तो नहीं मानता। तो विवेकानंद निर्भीक, एक चीज जो आप उनसे सीख सकते हैं वो है फियरलेसनेस, निर्भय, सत्य को लेकर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा वाकई ऐसा है कि आप मूर्ति को नहीं मानते? बोले नहीं। तो उन्होंने महाराज के जो मिनिस्टर थे, दीवान थे, उनसे पूछा कि दीवान जी, ये सामने जो एक चित्र लगा हुआ है, पेंटिंग लगी हुई है, किसकी? बोले कि तो हमारे महाराज की ही है, ऑयल पेंटिंग्स होती है ना। तो स्वामी जी ने उससे कहा कि इस ऑयल पेंटिंग को आप नीचे उतार लीजिए। उन्होंने उतार लिया। गुलाम देश के रियासत के राजा भी उतने ही पावरफुल थे जितने अंग्रेज थे। वो चाहते थे वो भी फांसी पर लटका सकते किसी को। स्वामी जी कहते हैं, दीवान जी अब आप इस पर जरा थूक दिए। दीवान जी तो एकदम घबरा गए कि ये तो स्वामी जी मेरे को ही परेशानी में डाल रहे हैं। और राजा भी आश्चर्यचकित होकर देख रहा है कि बात क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारे महाराज का चित्र है। बोले कि महाराज इसमें कहाँ है? ये तो कागज है, कागज पर कुछ रंगों का संयोजन है, इसमें महाराज कहां से आ गए? महाराज तो इधर खड़े। लेकिन नहीं, लेकिन हम इसमें महाराज का ही भाव लेते हैं इस चित्र को देखकर। तो स्वामी जी ने कहा ठीक इसी तरह कोई भी हिंदू जब राम की मूर्ति के सामने सिर झुकाता है तो वो पत्थर के सामने सिर नहीं झुका रहा होता,
उसको स्पष्ट होता है कि भगवान की मूर्ति है। जैसे आपको स्पष्ट है कि राजा का चित्र है और आप उसके प्रति इतना सम्मान का भाव रख रहे हैं, इसी तरह हम भी जब किसी मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं तो हम इतने पागल नहीं है कि हम पत्थर, हे पत्थर तू हमारा कल्याण कर दे, ऐसा नहीं कहते। हम उसमें भगवान का ही भाव करते हैं, भगवान को ही देखते हैं। राजा को भी बोध हुआ कि बात तर्कपूर्ण है, उन्होंने भी क्षमा याचना की। इसी तरह एक बार स्वामी जी आगे चलते चलते लोकमान्य तिलक के साथ उस दरमियान भेंट हुई। लोकमान्य तिलक उस समय भारत की बहुत बड़ी विभूति थे और विवेकानंद एक युवा सन्यासी जिसे कोई नहीं जानता। तो एक ट्रेन के डिब्बे में मुंबई से पूना जा रहे थे लोकमान्य तिलक, तो वहां विवेकानंद जी कुछ 3-4 दिन मुंबई रुके थे और जिन लोगों के पास रुके थे उन्होंने उनकी व्यवस्था की पूना ले जाने और टिकट कराकर दे दिया। और पूना में कहा जाएंगे, किसके जाएंगे, ऐसे नहीं उन्हें मालूम होता था। तो चलते जाते थे, कहाँ पहुंच जाते थे, कुछ व्यवस्था भगवान बना देता था। तो लोकमान्य तिलक के साथ उसी कमरे में बैठे, उसी अपार्टमेंट में बैठे, तो शुरू में लोकमान्य तिलक को लगता है कि उनके कर्मियों में बहुत विश्वास होता है, उनकी गीता की कर्मियों का आधार है। लोकमान्य तिलक टीका किया तो उन्होंने देखा कि इतना तेजस्वी युवा, इसने संन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया और देश ऐसी जटिल स्थितियों में है, तो ये क्या उचित है ये भिक्षा मांगकर गुजर करना। तो स्वामी जी से जब वार्तालाप होती है तो थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि वो बहुत अच्छे है, इंग्लिश का कमांड है, नॉलेज का स्तर बहुत ही उच्च है। तो वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि महाराज 3-4 दिन मेरे घर रुकी। तो विवेकानंद जी को लेकर वो अपने घर जाते और वहाँ 3-4 दिन रुकते हैं और साथ में उनकी एक इवनिंग में फोरम था जहाँ हम लोग डिस्कशन करते थे, मीटिंग करते थे। तो विवेकानंद जाने लगे। तो एक दिन किसी ने कहा कि आप ये अपना मतलब इसमें कुछ दीजिए, और स्वामी जी ने बोला। तो उसके बाद लोग इतने मंत्रमुग्ध हुए कि वो भीड़ इकट्ठी होने लगी। उस दौरान की भीड़ और लोगों से ज्यादा मिलने जुलने में विश्वास नहीं करते। तो बिना लोकमान्य तिलक को बताए वो वहां से पूना से चले गए। जब स्वामी जी विश्व से हुए तब लोकमान्य तिलक ने रिकॉग्नाइज किया कि अरे ये तो वही थे। फिर लोकमान्य तिलक उनसे मिलने जाते हैं और जब कलकत्ते में दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, इस तरह का ऐतिहासिक तथ्य मौजूद है। तो ये सब होते होते विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचते हैं। कन्याकुमारी आप में से कुछ लोग गए हैं, भारत का सबसे अंतिम छोर, और उस अंतिम छोर के बाद समुद्र प्रारंभ होता है और तीनों महासागर वहां मिलते हैं और उसी में थोड़ा आगे जाके लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक शिला है। उस शिला पर देवी कन्याकुमारी ने तपस्या की थी भगवान शिव के लिए। तो स्वामी विवेकानंद जब वहां पहुंचते हैं, शाम का समय है, उनका मन पूरे देश को देख के भिन्न भिन्न भावों से युक्त था। घोर तमस में डूबा हुआ देश उन्होंने देखा। 30 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, मुश्किल से 10,000 ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर मौजूद थे और वो पूरे 30 करोड़ लोगों को गुलाम बनाए हुए थे। हम लोगों को उन्होंने जाति व्यवस्था में इस तरह विखंडित कर दिया था कि हम आपस में ही उलझे हुए थे। फूट डालो राज करो की नीति से वो 10,000 लोग ही हम पर शासन कर रहे थे। बहुत मन उनका उद्वेलित था कि कैसे भारत, जो एक जमाने में इतना समर्थ राष्ट्र रहा कि जिसको लूटने के लिए दुनिया भर से लुटेरे आते थे, क्योंकि हम विश्व की जीडीपी का करीब 25% भारत कंट्रीब्यूट करता था, और धीरे धीरे भारत का पैसा ही लूट कर ब्रिटेन अमीर हुआ और उसी पैसे से रिसर्च फंडिंग इत्यादि करके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं वो सब कुछ लाने में सफल हुआ। बहुत उदास और विचलित मन से स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचते हैं तो उनका मन हुआ कि मैं शिला पर जाकर बैठूं और ध्यान में डूबूं और इस पूरी समस्या का समाधान निकालूं। जब स्वामी जी वहां पहुंचे तो पेनीलेस साधु थे, उनके पास पैसे नहीं रहते थे। तो उन्होंने वहां जाकर कहा एक मछुआरे से कि आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे क्या? तो मछुआरे ने कहा कि नहीं, इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो स्वामी जी पर पैसे नहीं थे। तो स्वामी जी ने खुद उसमें छलांग लगाई समुद्र में, तैरकर उस शिला पर पहुंचे। 3 दिन वहां ध्यान में रहे, भूखे प्यासे। पूरे भारत का कैसे रिवाइवल करना है, कैसे भारत का जागरण करना है, इसका पूरा प्लान उनके दिमाग में आता है, जिसको वो बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके बाद उनके कुछ शिष्य और कुछ राजा जो उनसे इंस्पायर्ड थे, उनको पता चला कि शिकागो में, अमेरिका में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रही है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स इन्वाइटेड हैं। तो स्वामी जी आप जैसे व्यक्ति को तो वहां जाना ही चाहिए। ऐसा करके विवेकानंद जी को अमेरिका भेजा जाता और वो जिस शिप से जाते हैं उसे 2-2.5 महीने लगते हैं अमेरिका पहुंचने में। उसी शिप पर उनकी मुलाकात होती है जमशेदजी टाटा से। जमशेदजी टाटा जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर, और जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट आज है, जमशेदजी टाटा की जो मेन वेबसाइट है टाटा सन्स की, उस पर आपको जमशेदजी टाटा का वो पत्र मिलेगा जो उन्होंने विवेकानंद को लिखा। उसमें वो विवेकानंद को धन्यवाद दे रहे हैं
और दो बहुत बड़े काम उस विजिट उस साथ में विवेकानंद ने उनको समझा दिए, जबकि वो एक अननोन मोंक थे, प्रसिद्ध नहीं थे और टाटा बहुत बड़ी हस्ती थे, लेकिन विवेकानंद की पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने जब समझाया वो उनको समझ में आ गया। विवेकानंद ने कहा कि आप जो रॉ मटेरियल्स खरीदने जापान और अमेरिका जा रहे हैं, अच्छा होगा कि आप वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लें और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें। और ये कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त समझ में आया जमशेदजी टाटा को कि ही वर्कड ऑन इट और हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया चालू हुआ। सेकंड सजेशन विवेकानंद गेव कि हमारे यहाँ, अच्छा उस समय इंडिया में जो भी स्कूल्स कॉलेजेस थे वो मोस्टली ब्रिटिशर्स रन थे या उनके बोर्ड से अप्रूव थे, यूनिवर्सिटी कोई नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट कोई नहीं था, ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट बने जिसमें साइंस, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स और मैथ्स इनके ऊपर रिसर्च हो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट लोग। ये भी टाटा को समझ में आया। इस पर ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है ना, ये टाटा का ही था, तो बाद में गवर्नमेंट को हैंडओवर किया आजादी के बाद। और इसकी इंस्पिरेशन विवेकानंद ने दी और वही टाटा ने अपने पत्र में लिखा कि इसके लिए मैंने उस जमाने में 30 लाख रुपए रख दिए थे। मैसूर महाराज को पता चला विवेकानंद की इंस्पिरेशन है तो उन्होंने पूरी जमीन दे दी और इस तरह से वो इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च का काम प्रारंभ हुआ बनने का, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अनुमति नहीं। उन्होंने कहा कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग द रिसर्च इंडिपेंडेंटली, हमारा ही उसमें कुछ होना चाहिए। तो उस पर बहुत डिस्कशन चले, कमेटीज फॉर्म हुई, ब्रिटेन से और अमेरिका से नोबेल लॉरेट्स तक उस कमेटी में आए और उन्होंने भी ये कहा कि नहीं इंडियंस अकेले नहीं रख सकते, उसको अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन सिस्टर निवेदिता, जिनका मैंने जिक्र किया, भगनी निवेदिता का, वो स्वामी जी की शिष्य बनने से पहले एक अच्छी लेखिका थी, ब्रिटेन की एक बड़ी जानी मानी हस्ती भी। स्वामी जी का शरीर शांत हो चुका था 1902 में, मात्र 39 वर्ष के थे, 39 में। एक सिस्टर निवेदिता ने वो पास की, इंग्लैंड में लॉबिंग की, वहां के पार्लियामेंटेरियंस को उसके लिए तैयार किया। अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ कि परमिशन दी जाती है, तब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना, बेंगलोर का जो आज है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडिया का नहीं, दुनिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज भी काउंट होता है, प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो विवेकानंद क्यों यूथ आइकॉन है, ये समझने के लिए मैं आपको सारे उनके फैसेट्स बता रहा हूँ। वो एक स्पिरिचुअल लीडर तो थे ही, साथ में उनको साइंस की और उसकी उपयोगिता क्या है उसके प्रति भी उनका मन में बहुत भाव था। निकोला टेस्ला एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, आपने नाम सुना है? टेस्ला कार्स के रूप में तो सुना ही होगा, एलन मस्क जिसके ओनर है। निकोला टेस्ला को साइंस की फील्ड में ओरिजिनल जीनियस माना जाता है, अलोन आइंस्टाइन से ऊपर नाम। जब स्वामी जी अमेरिका पहुंचते हैं तो निकोला टेस्ला से उनकी मुलाकात होती है, डिस्कशन होता है। तो स्वामी जी उसको बोलते हैं कि क्या आप इस तरह का मैथमेटिकल डेरिवेशन या कोई एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं जिसमें जो हमारी वेदांत फिलॉसफी है जो कहती है कि मैटर और एनर्जी कन्वर्टिबल है, जो मैटर है, पदार्थ है और ऊर्जा है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, क्या आप कुछ शो कर सकते हैं इस तरह? निकोला टेस्ला के रिसर्च पेपर्स में मेंशन है ये चीज, और आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे विदेशी लोगों के आगे की दोनों की मीटिंग और उससे हुए परिणाम पर मिल जाएगी। निकोला टेस्ला इतने इंस्पायर्ड हुए स्वामी जी से कि घंटों खड़े होकर उनकी स्पीच सुनते थे, जबकि निकोला टेस्ला वाज वेरी बिजी पर्सन। एक नहीं, निकोला टेस्ला के नाम सैकड़ों पेटेंट है। और निकोला टेस्ला ने अपने रिसर्च पेपर्स में एनर्जी के लिए प्राण शब्द इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था और स्पेस के लिए आकाश शब्द लिखते थे। दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। वो आगे चलकर अल्बर्ट आइंस्टाइन फाइनली कुड डेरिवेट इक्वल टू mc स्क्वायर। इसकी इनसाइट स्वामी जी की दी हुई। स्वामी जी के जब ये वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय उन्होंने एक ऐसे ही कहा था, एक साइंटिफिकल टेम्परामेंट के साथ कहा था कि अगर हम वायर के साथ हम सिग्नल सेक्शन कर पा रहे हैं तो एक दिन आएगा कि विदाउट वायर नहीं कर पाएंगे। और इट रियलाइज आफ्टरवर्ड्स। तो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका पहुंचते हैं, वहां की भी एक जबरदस्त स्टोरी है कि उनके पास इन्विटेशन नहीं था उसका। तो कुछ दिन अमेरिका में रहे, शिकागो और उसके आसपास के शहरों में, बोस्टन इत्यादि में। तो वहां एक हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जॉन राइट। उनसे स्वामी जी का इंटरेक्शन हुआ एंड ही वाज सो मच इंप्रेस्ड विद स्वामी जी कि जब उन्हें पता चला कि स्वामी जी उस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाग लेने के लिए आए हैं और इंट्रोडक्शन नहीं है, किसी का रिकमेंडेशन नहीं है, तो मैं लिखता हूँ। और उसका जो ऑर्गेनाइजर है, जो अध्यक्ष है स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के, वो मेरे दोस्त हैं। तो हार्वर्ड का प्रोफेसर लिखता है कि इनसे इनकी प्रतिभा का परिचय मांगना, इनका इंट्रोडक्शन मांगना ऐसा है जैसे सूर्य से प्रकाश देने के बारे में पूछना कि आप कैसे प्रकाशित कर रहे हो। इस एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस हार्वर्ड के सारे प्रोफेसर्स को एक साथ कर दो, उनकी इंटेलिजेंस से डाला है, रिटर्न आरटी अवेलेबल है। इस तरह स्वामी जी उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। बहुत बड़ा आयोजन था, एक साल से उसकी तैयारी चल रही थी, दुनिया के सब स्कॉलर्स थे और उसका एक ही उद्देश्य था
कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी को सबसे बड़े रिलीजन के रूप में स्थापित करना और सभी धर्मों के लोगों के सामने करना। वहां जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा हो गया। When स्वामी विवेकानंद स्टार्टेड स्पीकिंग देयर, तो जैसे कहते हैं ना कि पूरे प्लेटफॉर्म को हाईजैक कर लेना। नेक्स्ट डे इस पेपर में स्वामी विवेकानंद के द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन द स्टेज करके स्वामी विवेकानंद का चित्र, और उसके बाद तो स्वामी विवेकानंद की स्पीच सबसे एंड में इसलिए रखते थे, वो 7 दिन का आयोजन था कि 7,000 की ऑडियंस पूरी बैठी रही। वो बड़ा हॉल था। आज उस जगह को, उस लेन को शिकागो में, जहां वो ऑडिटोरियम आज भी है, इंडिया से लोग जाते हो, विवेकानंद से जुड़े हैं तो दर्शन करने जाते हैं, तो उसको विवेकानंद लेन नाम दिया गया उनकी स्मृति। जब बराक ओबामा आए तो उन्होंने पार्लियामेंट में विवेकानंद को वहीं से कोट किया। शिकागो में उन्होंने जो इंसाइट दी जाके, उससे ईस्टर्न और वेस्टर्न व्यूज का जो एक तरह से मिलन हुआ, वो फिनोमिनल था। बहुत सारी चीजें स्वामी विवेकानंद की जीवन से हम सीख सकते हैं। वो युवाओं से कहते थे कि सिर्फ एक चीज लाइफ में सीख लो, एंड दैट इज कंसंट्रेशन। एकाग्र करना सीख लो। आपकी सारी सक्सेस डिपेंड करती है आपके पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन करने की क्षमता ज्यादा है, आपकी जिंदगी में सफलता उतनी ही ज्यादा होने वाली है। जो लोग जिंदगी में हमें अधिक सफल दिखते हैं, वो इसीलिए दिखते हैं कि अपनी चीज को लेकर वो उतने एकाग्र रह पाए, अपने लक्ष्य को लेकर वो उतने अधिक एकाग्र रह पाए, उतने कॉन्सेंट्रेट हो पाए। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजों को छोड़ा। कॉन्सेंट्रेट होने का मतलब क्या है कि आप बहुत सारे विचारों को फिर आपको त्यागना पड़ता है। आमतौर पर हम डिस्ट्रैक्शन के मोड में रहते हैं। हमारा मन कैसा है कि हजारों विचार, हजारों चीजों के बारे में। ऐसे होता है ना, सुबह से शाम तक आप देखोगे एक ही समय में बैठे बैठे अभी भी बहुतों के मन में सुन या रहे हो, विचार बहुत सारे चल रहे होंगे। इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। एक ऐसा मन जो अनट्रेंड है, प्रशिक्षित नहीं है, और वो डिस्ट्रैक्शन के मोड में रहता है। लेकिन जब हम इसे प्रशिक्षित करते हैं मन को, इसको थोड़ा ट्रेंड करते हैं, तो ये जो हजारों विचार हैं, ये एक लक्ष्य के प्रति होने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड फोकसिंग। विचार हजारों हैं लेकिन लक्ष्य एक है, तो आप एकाग्र हो। अब आप जो भी सोच रहे हो, जिस भी एंगल से सोच रहे हो, तरह तरह से सोच रहे हो, वो आप एक विषय के बारे में सोच रहे हो। तो जब एकाग्रता की शक्ति हासिल हो जाती है, तो जैसे हम वैज्ञानिकों को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप उनके इंटरव्यूज देखिए, आपको बहुत फोकस करेंगे। आप कोई रतन टाटा का पुराना इंटरव्यू निकाल कर देखिए, आप मुकेश अंबानी का देखिए, टोटली फोकस्ड। और मुकेश अंबानी का जिक्र आया तो बताओ, मुकेश अंबानी ने अभी 2 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की मीट में बताया कि मेरे जीवन को परिवर्तित किया विवेकानंद के एक कोट ने, एक विचार ने। और मुकेश अंबानी को पूरा रखा हुआ था, वो सुना है, मेरे पास उसका वीडियो है, अगर आप कहीं पर शेयर करूंगा, वो बच्चों को बोलूंगा तो उसमें आप भेज दीजिएगा। ही सेड कि मैंने बस एक इस सिद्धांत को पकड़ लिया विवेकानंद का। विवेकानंद ने कहा एक विचार लो जिंदगी में, सिर्फ एक विचार, और उस विचार को सोते जागते उठते बैठते उसी के बारे में सोचो। वो पूरा में कोटेशन है, वही आपके अंदर रक्त की तरह बहे वो विचार, तो आप सफलता आपके कदम चुमेगी। और मुकेश अंबानी ने उसको पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि इसी सिद्धांत पे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे और तरक्की करेगी। तो विवेकानंद ने हर फील्ड को, जिंदगी के हर आयाम को प्रभावित किया। अब स्पिरिचुअल फील्ड को कैसे प्रभावित किया? पहले सन्यासी सेवा कराते थे, आज भी होता है कि सन्यासी आता है तो हम लोग सोचते हैं कि हमें इसकी सेवा करनी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं, हमें मनुष्य की सेवा करनी है, और इस भाव से करनी है कि उसके अंदर ईश्वर विद्यमान है। शिव भावे जीव सेवा। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है रॉकफेलर अमेरिका के, जैसे आज बिल गेट्स, एलोन मस्क, इनके नाम लिए जाते हैं रॉकफेलर। और रॉकफेलर फाउंडेशन आजकल बहुत एंटी इंडिया फंडिंग कर रहा है, लेकिन उस समय रॉकफेलर चैरिटी नहीं करते थे। मैडम एम्मा कार्वे करके एक ओपेरा सिंगर थी, वो स्वामी विवेकानंद से बहुत इंस्पायर्ड थी। उन्होंने रॉकफेलर को सजेस्ट किया कि एक बार आप मिल लीजिए, बहुत ब्रिलियंट आदमी। तो रॉकफेलर कुछ दिन तक तो गए नहीं, फिर एकदम उनका मन हो गया तो चले गए स्वामी जी से मिलने। तो स्वामी जी, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही निर्भीक थे, तो रॉकफेलर ने उन्हें बताया कि मेरे इतने इंडस्ट्रीज हैं, इतने एम्प्लॉइज हैं, ये है वो है, इतनी वेल्थ है मेरी। तो स्वामी जी ने कहा कि ये वेल्थ सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी अपनी इंटेलिजेंस बहुत हो सकती है, 10 लोगों के बराबर हो सकती है, 50 लोगों के बराबर हो सकती है, लेकिन तुम्हारी जो वेल्थ है वो लाखों लोगों की वेल्थ के बराबर है। तुम इसमें से कुछ चैरिटी क्यों नहीं करते? तो रॉकफेलर को उसका गुस्सा आया, वो स्वामी जी से थोड़ी देर लड़ा। स्वामी जी भी उसको थोड़ा सा स्कोल्ड किए और वो गुस्सा होकर चला। लेकिन वो पर्सनैलिटी ऐसी स्वामी जी की कि उसके अंदर घुस गई वो बात। 7-8 दिन बाद वो दोबारा गया
तो एक चेक बड़ा सा काट के लेके गया किसी संस्था को डोनेट करने के लिए, और स्वामी जी के सामने जाके रखा और बताया कि देखिए मैंने चैरिटी स्टार्ट कर दी, अब आप मुझे थैंक्स कहिए। स्वामी जी बोलते, स्वामी जी ने जो जवाब दिया वही सेवा का सबसे मूल मंत्र। स्वामी जी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें थैंक्स नहीं दूंगा, तुम मुझे थैंक्स दो क्योंकि मैंने तुम्हें प्रेरित किया। और बोले जिसकी सेवा कर रहे हो उसको भी थैंक्स देना, क्योंकि उसने तुम्हें अवसर दिया पुण्य कार्य करने का। अगर ये डाउन ट्रोडन, ये वंचित और शोषित ये लोग ना हो तो तुम्हें सेवा करने का और सेवा के माध्यम से अपने हृदय को विशाल करने का और पुण्य करने का अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इनकी सेवा शिव भावे जीव सेवा, यानी कि मनुष्य के अंदर भी कोई भगवान मौजूद है उस भाव से करो। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीव मेरा सनातन अंश है, हर व्यक्ति मेरा सनातन अंश है, उसकी आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। सनातन मतलब कभी ना मिटने वाली, कभी ना खत्म होने वाली। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम तरह से सीख सकते हैं। जैसे बात हो रही थी सर से, जाति व्यवस्था का जो दंश उन्होंने देखा ना, उस समय इतनी बुरी स्थिति थी केरल में कि अगर कोई शूद्र निकल जाए तो परछाई पड़ जाए तो ब्राह्मण नाता। तो स्वामी जी ने केरल को कहा कि यह भारत का पागल खाना है ये प्रदेश, और इसीलिए जब आपने केरल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए, सबसे ज्यादा धर्मांतरण केरल में इसीलिए हुआ क्योंकि जाति पात का दंश इतना अधिक था। और वर्ण व्यवस्था का एक आपको मूल मंत्र बता के अपनी बात खत्म करता हूं कि जाति शब्द ना वेद में है, ना गीता में है, ना उपनिषद में है। वर्ण है शब्द वर्ण, और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसको भगवान के शरीर के अंगों के रूप में बताया कि ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य पैर और जंघा है, और शूद्र है पैर, जिसके आधार पर पूरा भवन खड़ा हुआ है शरीर का। इसीलिए चरण छूए जाते हैं, सिर को कोई नहीं छूता, और यही भाव था। और शूद्र जिसे आज हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग होते थे। हमारे राजाओं को उठा के देख लो, सम्राट अशोक मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, समुद्रगुप्त मौर्य थे, ग्वालियर को सूरजपाल ने बसाया, जिनको आज पाल को आप एससी ओबीसी कैटेगरी में डाले हुए हो। सारे राजे रजवाड़े ये जिन्हें हम कहते हैं वो क्षत्रिय आज की भाषा में शूद्र की उसमें कैटेगरी वाले थे। तो ये वर्ण क्या है ये समझ लो, मैं समझा के आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप अपनी जन्मपत्री उठाना, वर्ण का निर्धारण हिंदू धर्म में होता है जन्म के समय जो नक्षत्रों की और ग्रहों की स्थिति होती है उससे पता चलता है कि इस बच्चे का वर्ण क्या है। और वर्ण का मतलब सिर्फ इतना है कि पिछले जन्मों से ये क्या प्रारब्ध लेके आया है और इस जन्म में इसका कैरियर किस दिशा में बढ़ेगा। तो पेरेंट्स को पता चल जाता था कि मेरा ये बच्चा विप्र है, ब्राह्मण वर्ण लेके आया है, ये शूद्र लेके आया है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य। तो शूद्र यानी कि टेक्निकल इंजीनियर, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्ग था, जितना भी रिसर्च रिलेटेड वर्क थे, ये शूद्र की कैटेगरी थी। आज उसका कुछ भी रूप हो, हकीकत में जो था। और क्षत्रिय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव या डिफेंस, वैश्य यानी कि एंटरप्राइज, और विप्र यानी कि टीचिंग, राइटिंग, स्कॉलरली वर्क, बस इतना ही था। एक घर में आज भी अगर आप लोग देखोगे, एक घर में आज भी आपको चारों वर्ण नहीं तो 2 वर्ण 3 वर्ण मिल जाएंगे। मैंने इसमें एक लेक्चर दिया, उसका वीडियो कुछ लोगों ने देखा, मैंने बताया कि मेरा वर्ण तो क्षत्रिय निकला तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें ही हूँ, वाइफ का भी, लेकिन मेरी बेटी का वैश्य है वर्ण, और वो इंजीनियरिंग किया है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन आपने ठीक कहा, वो कहती है कि मैं बिजनेस करूंगी, और बेटे का आईआईटी में है। वैसे जाति व्यवस्था, तथाकथित जाति व्यवस्था में क्षत्रिय है, लेकिन बेटे का वर्ण है ब्राह्मण, तो वो कहता है मुझे स्पिरिचुअलिटी करना है। यही असली वर्ण है। ये जातिवादी का तो ये अंग्रेजों ने पता नहीं कैसे हमारे दिमागों में घुसेड़ दिया और नैरेटिव बना दिया, पढ़ा के हम पागल हुए घूम रहे हैं। आज भी एक घर में जैसे हम शूद्र कहते हैं, उसके घर में भी अगर आप जन्मपत्री उठा के देखोगे उसके बेटे की, तो उसमें कोई ब्राह्मण होगा, तो वो काम वही करेगा जो ब्राह्मण को करना है। और ब्राह्मण के घर में शूद्र होगा तो आप देख लो टेक्निकल फील्ड में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, इंजीनियर बनेगा, मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, कुछ ना कुछ टेक्निकल काम करेगा। ये थी वर्ण व्यवस्था। इसलिए हमारी जीडीपी 25% थी। आज लोग कहते हैं 10वीं के बाद साइंस दिलाएं कि बायो दिलाएं कि मैथ्स दिलाएं, कॉमर्स दिलाएं, उसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट कराते हैं, तब पता चलता है बच्चे की अभिरुचि क्या है। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बहुत कम लोग कराते हैं, नहीं कराना चाहिए, लेकिन जरूरत ही नहीं। हमारे धर्म ने जन्म पर ही बता दिया वर्ण, इस बच्चे का वर्ण ये है, उसको इस दिशा में बढ़ाओ, सक्सेस ज्यादा मिलेगी। वो तो जाति व्यवस्था तो है ही नहीं अपने यहाँ शास्त्रों में, तो वो शूद्र है, इसका मतलब बुरा नहीं है। शूद्र को ही नीचा कर दिया, इसलिए भारत पतित हो गया। शूद्र ही तो पैर थे, आज घुटनों में दर्द हो जाए तो पड़े रह जाते हैं।
एसआईटी का पेन हो जाए तो पता चलता है कि आप चल नहीं पा रहे हो। और अमेरिका आगे क्यों है? क्योंकि वहां वर्क को, टेक्निकल वर्क को इतना महत्व है यूरोप अमेरिका में। दे आर द रिचेस्ट पीपल। तो बस, और हमारे यहां भी यही था। लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो जो हमारे यहाँ से कपड़ा एक्सपोर्ट होता था, ये तो पता है ना, भारत से ही कपड़ा जाता था, भारत से शिप बन के जाते थे। ये सारी चीजें करता कौन था? वो कम्युनिटी जिसे टेक्निकल या शूद्र कहते थे, तो बहुत रिच थे। लेकिन जब वहां से आने लगा सस्ता माल तो ये सब बैंकरप्ट हो गए, पुअर हो गए। अभी भी हुआ, चाइना ने जब भारत में माल डंप करना स्टार्ट किया तो कितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो गई। एनसीआर में आप देखिए जाके, घर घर में इंडस्ट्री थी पहले एनसीआर में, लेकिन जो 100 रुपए की चीज बेच रहे थे वो 5 रुपए में आने लगी वहां से। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कर, जब एक बहुत बड़ी आबादी बैंकरप्ट हो गई, गरीब हो गई, तो उसको, गरीब को तो आज भी हमारे परिवार का ही कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है तो धीरे धीरे वो त्याज्य हो जाता है, पिता भी मुख मोड़ लेता है। वही हुआ एक बहुत बड़े वर्ग के साथ। और अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था इंप्लीमेंट कर दी, नहीं अपने यहाँ कभी जाति व्यवस्था थी नहीं। पुराने जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं वो सब गलत दिए जाते हैं। एकलव्य भी शूद्र नहीं था, वो जरासंध के सेनापति का बेटा था, क्षत्रिय था। और कर्ण भी सूत, मतलब शूद्र नहीं, सूत यानी कि द्रौपदी ने मना किया सूत पुत्र को, तो द्रौपदी राजा की बेटी थी और वो एक रथ बनाने वाले का बेटा था। तो आज भी कोई मिनिस्टर की बेटी किसी क्लर्क के बेटे को मना कर देगी तो उसे हम क्या गलत मानेंगे? क्यों करें? वो जाति व्यवस्था के उदाहरण नहीं है जो दिए जाते रहे अपने को भ्रमित करने के लिए। भारत में कभी जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था पिछले 200-250 साल से ही है और उसने ही हमें पराभव की स्थिति में पहुंचाया। और आज भी हमें उसी में बांधे रखने की सारी कोशिशें की जाती हैं। हर फॉर्म में हमसे ही बनवाया जाता है कि हम ये, और जहां वर्ण देखना है, जाति मतलब वर्ण, तो अपनी अपनी जन्मपत्री देख लेना, वो कैरियर गाइडेंस है बस। किसी भी पूजा अनुष्ठान में वर्ण नहीं पूछा जाता, जाति भी पूछी जाती, सिर्फ गोत्र पूछा जाता। और गोत्र का मतलब किस ऋषि परंपरा से आप हो, और गोत्र सबके समान है। शूद्र का भी वही गोत्र है जो ब्राह्मण का है, क्योंकि 4 फादर्स वही है। और ऋग्वेद में सूक्त है, ऋग्वेद जो अपना सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसमें सूक्त है कि एक पिता है, उसके 10 बच्चे हैं, 4 शूद्र हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 2 क्षत्रिय हैं, 2 वैश्य हैं। तो वो एक्सप्लेन इसी बात से होता है क्योंकि जन्मपत्री में जो वर्ण दिया है तो कोई भी वर्ण कम नहीं है, हर वर्ण का अपना एक कैरियर है। आज जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो पुराने जमाने में शूद्र कहलाते थे, आज उन्हें आप टेक्नोक्रेट्स कहते हैं। तो इसके साथ अंतिम आप सबसे आग्रह ये करूंगा कि विवेकानंद को पढ़िए। प्रिंसिपल साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लाइब्रेरी में स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स अवेलेबल करा देंगे, आप पढ़ना, नेट पर सर्च करना। तो न्यूज़पेपर कटिंग आपको आज भी उपलब्ध मिल जाएंगे नेट पर। जो अमेरिका में 1897 में, 1893, 1897 के बीच में तो पब्लिश हुई। कोलंबो टू अल्मोड़ा तक की लेक्चर सीरीज है, वो पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। विवेकानंद ने इस देश की दशा बदल दी थी। गुलाम देश एकदम आत्मविश्वास से भर गया था और कुछ ही वर्षों में हमने आजादी पा ली थी, क्योंकि विवेकानंद से इंस्पायर्ड होकर लोगों ने हर फील्ड में रिवॉल्यूशन ला दिया था और स्वतंत्रता की बहुत बड़ी डिमांड खड़ी कर दी। बस इतनी बात कहकर मैं